हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस बन रही है किसके लिए? बीकॉम में हो अगर आप, या फिर बीए प्रोग्राम में हो तो आपके लिए सीरीज एप्लीकेबल है। हम करने वाले हैं भाई जनरल, क्या नाम है उसका, जेनेरिक इलेक्टिव जो आपकी बुक है उसका सेमेस्टर 6 में होना चाहिए आपका, तब आप कर लोगे। मतलब सेमेस्टर जेनेरिक इलेक्टिव वाली जो बुक है उसके लिए बन रही है सीरीज सेमेस्टर 6 वालों के लिए। ठीक है, हाँ जी। तो आज करने वाले कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है, जैसे कि आपको पता है पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, हाँ। तो आज करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग यानी हमें नेशनल इनकम के बारे में सीखना है कि नेशनल इनकम क्या होती है और उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, बस ये छोटे से टॉपिक सीखते ही साथ ही आप चलते ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले वाली आपने वीडियो देख ली होगी, उसके अंदर मैंने खाली बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात किया था कि पहले चैप्टर में क्या बोलते हैं, बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है और स्टॉक और फ्लो क्या होता है। और अगर आपने ये सब चीजें नहीं सीखी, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है चैप्टर नंबर 1 के नाम से, तो आप जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो, बाद में इसको देख लेना आराम से। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे चालू करते हैं भाई, चलते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। अब नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कई बार। ठीक है, लेकिन भाई छोटी सी दिक्कत है क्या कि जो आपकी बुक है ना उसके अंदर न्यूमेरिकल्स कहीं पे दे नहीं रखे। और एक बार मैं चेक कर लूंगा कि आपके एग्जाम्स में पास्ट ईयर्स में कि न्यूमेरिकल्स आते हैं या नहीं आते। अगर न्यूमेरिकल्स आते होंगे तो फिर सर उसकी तो अलग ही प्लेलिस्ट बन जाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, और अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आते होंगे फिर तो बल्ले बल्ले है, आपके टॉपिक खत्म करते के साथ ही खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। ठीक है, हाँ जी। तो बस आपको इस चैप्टर के अंदर बस ये 6 टॉपिक सीखने हैं और 6 टॉपिक सीखते के साथ ही आपका पूरा चैप्टर खत्म है। क्या क्या सीखना है? पहली चीज आप सीखोगे सर्कुलर फ्लो क्या होता है, उसके बाद आप सीखोगे इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उसके बाद गुड्स के बारे में सीखना है थोड़ा बहुत, गुड्स एंड सर्विसेज जिसे बोलते हैं। उसके बाद आप सीखोगे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या है। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में जब मैं डिफरेंस बताऊंगा उसी के साथ मैं सिखा दूंगा आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम बोलो नेशनल प्रोडक्ट बोलो, मेरे हिसाब से दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, उसके बाद चलते आगे, अगला रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में सीखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट में जो छोटे मोटे टॉपिक बन जाएंगे जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, या फिर जो भी कर्व होंगे या फिर कंजम्पशन कर्व हो गया, यह सब तो हम सीख लेंगे इस चीज में, यानी मिसलेनियस टॉपिक पे। और भाई सच बता रहा हूँ वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, इस वजह से एक काम करते हैं, या तो मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा इस वीडियो को कि एक पार्ट में ये 3 टॉपिक सिखाऊंगा, या फिर और अगले पार्ट में ये 3 टॉपिक, या फिर एक वीडियो रहेगी बहुत बड़ी रहेगी वो वीडियो। ठीक है, देखते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास भी नेट लिमिटेड मिलता है ना भाई, क्योंकि अभी खर्चा पानी थोड़ा मिल नहीं रहा, तो इस वजह से देखते हैं अगला अलग स्प्लिट करके डालते हैं या फिर एक बार में डाल देंगे वीडियो, देखेंगे जैसा बनता है। तो फिलहाल चालू करते हैं। सबसे पहला आता है टॉपिक कौन सा? सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो सीखते हैं भाई। सबसे पहले देखिए बात ध्यान से भाई, साथ साथ नोट कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किया तो दिक्कत वाली बात बन जाएगी फिर ये बाद में। ठीक है, समझने में थोड़ा कम आएगा फिर। शुरू करते, सबसे पहला टॉपिक आता है क्या? सर्कुलर फ्लो। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है तो ध्यान से भाई, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं इसे। ठीक है, हाँ जी। अगर किसी की हिंदी में तो उसके लिए इस टॉपिक को बोलते हैं भाई आय का चक्रीय प्रवाह। क्या बोलते हैं? आय का चक्रीय प्रवाह। यानी कि अगर आपको सीखना है कि पैसा जो होता है वो कैसे घूमता है, आपको पता है ना पैसा घूमता है, नहीं सुना? हाँ जी, आपने ये तो सुना होगा पक्का कि पैसा जो होता है, जो रुपया होता है वो हाथों की मैल होती है। आसान है? ठीक, जो पैसा होता है वो हाथ की मैल होती है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना एक पैसा जो होता है ना, रुपए जो होते हैं वो किसी एक के पास टिकते नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने आज मान लो लाखों रुपए कमा लिए, तो वो आपके पास टिकेंगे नहीं, आप उससे कुछ ना कुछ खरीदोगे, जैसे बाइक ले ली, गाड़ी ले ली, कुछ भी ले लिया, तो जो भी आप पैसा से खरीदोगे चीज, वो चीज आपके पास आ जाएगी, और वो जो पैसा है वो किसी और के पास चला जाएगा। यानी पैसा जो होता है वो हाथ की मैल होता है, वो आपके पास एक जगह पे टिकता नहीं है। जैसे मैल आप उतार देते हो, बार बार हटा देते हो सही से, ठीक है, नहाने के बाद, तो वैसे ही क्या होता है, पैसा भी आपके पास से किसी और जगह पे चला जाता है। यानी पैसा जो होता है ना वो बेसिकली घूमता रहता है। सिंपल है। अब छोटा सा एग्जांपल ये समझिए, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो पैसा है और वो घूमता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं। कितने बच्चे बैठे हैं? 5 बच्चे बैठे और एक मैं, यानी कि यहाँ पे कितने मेंबर हैं? 6। और मैंने जेब से पर्स निकाला और उसमें से 500 का नोट निकाला और मैंने पहले बच्चे को दिया। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ इस पैसे को घुमाना है,
तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा घूमने में? सोचिए, मैंने पहले को दिया, पहले ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने अपनी जेब में डाल दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये मेरे पैसे है भाई, मेरे को वापस चाहिए। तो तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवे को दिया, पांचवे ने किसको दे दिया? वापस मेरे को दे दिया। तो पैसा मेरे पास वापस घूम के आने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से आधा मिनट या फिर 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। आसान है ना, जल्दी से पैसा घूम के आ जाएगा। वहीं पे अगर मान लो थोड़ा बड़ा एरिया होता, जैसे मैं मान रहा हूं मैं दिल्ली में रहता हूं फिलहाल, तो दिल्ली जैसा इतना बड़ा एरिया है, अगर मैं इतने सारे लोगों को, मान ले इतने सारे लोग हैं हमारे पास, और मैं किसी को पैसे देता हूं, तो दिल्ली में पूरा घूम के आने में मेरे पास कितना टाइम लग जाएगा? पैसे को कितना टाइम लगेगा मेरे पास घूम के आने में? लगभग 1 महीना, 2 महीना, वो कह रहा है 1 महीना 2 महीना, 2-3 साल लगेंगे। अच्छा, 2-3 साल लगेंगे, चलो ठीक। मैं मान लेता हूं पूरा इंडिया इतना बड़ा एरिया है, तो पूरे इंडिया में पैसा अगर मैं घुमा रहा हूं तो पैसा घूमने में कितना टाइम लगेगा? तो कह रहा है भैया बहुत टाइम लगेगा, और शायद से वो पैसा मिले भी ना, ठीक है, जो आपने दिया था। तो समझिए ध्यान से, इसी से आता है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है ना, ये कई बार तो होता है बहुत छोटा, और कई बार क्या होता है? बहुत बड़ा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि पैसे का घूमना सीखते हैं हम, यानी कि पैसे का चक्रीय प्रवाह सीखते हैं कि पैसा कैसे घूमता है। और ये जो पैसा घूमता है ये अलग अलग तरीके से घूमता है। अगर कोई छोटा एरिया होगा तो जल्दी घूम के आएगा, अगर थोड़ा बड़ा एरिया होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, और बड़ा होगा तो और ज्यादा टाइम लगेगा। आसान है। तो छोटा एरिया जो इसे बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं, हाँ, तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, यानी कि जो पैसा घूमता है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से घूमता है। इतना सिंपल, ठीक। अब एरिया क्या होता है? मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमी की। किसकी? इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी जो होती है ना, वो अलग अलग होती है, यानी देश, कंट्री, इकोनॉमी। हाँ जी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। कुछ अर्थव्यवस्था होती है छोटी, कुछ देश होते हैं बड़े। तो जितने बड़े देश होंगे उतना ज्यादा पैसा घूमने में टाइम लगेगा, और जितने छोटे देश होंगे उतना ही टाइम कम लगेगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूं किसकी? इकोनॉमी की। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमी पे। और इकोनॉमी जो होती है वो कितने तरह की होती है भाई? 3 तरह की इकोनॉमी। कौन कौन सी? पहली होती है भाई 2 सेक्टर इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जिसमें केवल कितने होते हैं? 2 सेक्टर होते हैं, 2 सेक्टर होते हैं। उसके बाद होती है 3 सेक्टर इकोनॉमी। उसके बाद होती है कौन सी? 4 सेक्टर इकोनॉमी। आसान है? हाँ जी। तो जो इकोनॉमी होती है वो 3 तरह की होती है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। आसान है? वो कह रहा है भैया 1 सेक्टर कहां गया? सुनिए सर, अगर मैं 1 सेक्टर इकोनॉमी आपको बताऊंगा, अगर मैं, अरे क्या लिख रहा हूं, ये दिमाग में बोलने में और लिखने में गड़बड़ हो जाती है। 1 सेक्टर, ठीक है, हाँ जी। अगर मैं आपको 1 सेक्टर इकोनॉमी सिखाऊंगा तो 1 सेक्टर इकोनॉमी तो अकेली रहेगी, वो किसी और को पैसा पास कर पाएगी क्या? नहीं, हमें सीखना है पैसा कैसे घूमता है। तो वो अकेला इकोनॉमी अपने आप को ही कैसे पास कर सकता है? पैसा नहीं कर सकते ना। हाँ जी। तो पैसे पास करने के लिए उसके अंदर कोई ना कोई इंसान होना जरूरी है। तो इकोनॉमी क्या कितने तरह की होती है? 3 तरह की। पहली 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर, और उसके बाद 4 सेक्टर इकोनॉमी। हाँ, वो अलग होती है, प्राइवेट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, वो सब अलग है, उनके बारे में बात नहीं कर रहा भाई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और ये सब, मैं अभी इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इकोनॉमी 3 तरह की होती है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, और अलग अलग सेक्टर्स में पैसा अलग अलग तरीके से घूमता है। सबसे जल्दी घूम के किस में आएगा? 2 सेक्टर इकोनॉमी में। सबसे ज्यादा टाइम किस में लगेगा? 4 सेक्टर इकोनॉमी में, क्योंकि जितनी बड़ी इकोनॉमी उतना ज्यादा पैसे घूमने में टाइम लगेगा। अब समझिए ध्यान से पैसा कैसे घूमता है। तो इकोनॉमी पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो सिंपल सी बात, ये सारा जितना भी बताया ये आगे यूज करेंगे, क्योंकि हमें अभी सीखना है किसके हिसाब से? 2 सेक्टर के हिसाब से, 3 सेक्टर के हिसाब से, और 4 सेक्टर के हिसाब से। ठीक है, वो बाद में सीखेंगे। इसको बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं पैसे कैसे घूमता है। मतलब घूमने का मतलब है क्या, कि पैसा क्यों घूमता है वो समझिए। घूमना मतलब किस तरीके से कह रहा हूं मैं कि पैसा घूमेगा। सुनिए, दुनिया में सबसे पहले क्या होता है? प्रोडक्शन। क्या होता है? प्रोडक्शन। यानी कोई भी प्रोड्यूसर है वो क्या करता है? पहले प्रोडक्शन करता है। वो कोई ना कोई माल बनाता है, किसी ना किसी चीज का उत्पादन करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने चिप्स बनाई, मैंने क्या करी? चिप्स बनाई। तो मैंने क्या किया? प्रोडक्शन किया। ठीक है, हाँ जी। तो जब भी मैं प्रोडक्शन करूंगा उस माल को मैं बेचूंगा, और जब मैं बेचूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी? इनकम। मेरे को क्या मिलेगी? इनकम। और जब मेरे को इनकम मिली, मैं अपने एम्प्लॉइज को भी क्या दूंगा? इनकम दूंगा। यानी सबसे पहले होता है प्रोडक्शन, उसके बाद क्या होती है? इनकम प्रोवाइड करी जाती है। यानी जब मैंने उस माल को बेचा तो मेरे को क्या मिली? प्रॉफिट मिला, इनकम मिला। ठीक है, और जो इनकम मेरे को मिलेगी वही इनकम में से कुछ पार्ट किसको दूंगा? अपने एम्प्लॉइज को दूंगा। जितने मेरे एम्प्लॉइज हैं मैंने उनको भी क्या दी? इनकम प्रोवाइड कर दी। आसान है? तो वो अब इनकम लेके क्या करेंगे? जेब में लेके घूमेंगे? नहीं जी। जितने भी इंप्लॉइज हैं मेरे पास, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी फैमिली है, उनके भी खर्चे होते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर। क्या करेंगे वो लोग? एक्सपेंडिचर। वो क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर, खर्चे। आसान है? इसको हिंदी में बोलते हैं व्यय, इसको बोलते हैं आय, और इसको उत्पादन। भाई मेरी राइटिंग क्या क्या करे, बहुत गंदी है ना, सॉरी।
उत्पादन। अब ठीक है भाई, हाँ जी। तो सबसे पहले देश में क्या होता है, प्रोडक्शन। मैंने माल बनाया, उसको बेचा और उससे पैसे कमाए। जब मैंने पैसे कमा लिए तो मैं अपने पैसे किसको प्रोवाइड करूंगा, जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी के तौर पे दूंगा। और वो लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चे करते हैं। और खर्चे किस चीज पे करेंगे, उन चीजों पे जिस चीजों का मैंने क्या किया है, प्रोडक्शन। यानी वो जब खर्चा करेंगे तो पैसा दोबारा से किसके पास आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, जिसने मैंने प्रोडक्शन किया था। तो जो मैंने प्रोडक्शन किया था उसी के बदले में जो पैसे मिल रहे हैं ना, वो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे जो एम्प्लॉयज है वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। वही चीज एक्सपेंडिचर, उन्हीं चीजों पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिनका हमने क्या किया था, प्रोडक्शन किया था। यानी कि दोबारा से पैसा घूम के किसके पास पहुंच गया, प्रोड्यूसर के पास, जिसने वो क्या किया था, प्रोडक्शन किया था। यानी पैसा इस तरीके से घूमता है, जिसने प्रोडक्शन किया वो पहले इनकम कमाता है और इनकम के बाद उसको देता है अपने एम्प्लॉयज को एक्सपेंडिचर। यानी उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं, खर्चे करते हैं। और जब एम्प्लॉयज खर्चे करेंगे तो फिर वो पैसा किसके पास चला जाएगा, दोबारा से प्रोडक्शन करने वाले के पास। आसान है, पैसा दोबारा से घूम के किसके पास आ जाता है, जिसने प्रोडक्शन किया होता है। आसान है, फिर दोबारा वो इनकम कमाता है, उससे इनकम कमाता है तो एम्प्लॉयज को खर्चे, मतलब एम्प्लॉयज को पैसे देगा। वो एम्प्लॉयज इनकम कमाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, दोबारा प्रोडक्शन हो जाएगा। इस तरीके से पैसा क्या होता है, हमारे देश में घूमता रहता है। आसान भाई, हाँ जी। तो समझिए, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने 1000 रुपए का प्रोडक्शन किया। कितने का प्रोडक्शन किया, 1000 रुपए का। मैंने मान जो बनाया 1000 रुपए का बनाया, तो मैं बेच रहा हूं उसे, तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, 1000 रुपए, क्योंकि मैंने 1000 का ही तो माल बनाया था। 1000 रुपए का सामान जब मैं बेचूंगा तो 1000 रुपए मेरी इनकम हो गई। वो कह रहा भैया 800 रुपए का माल बनाया था, 200 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाए होंगे ना, ऐसे ही तो हुआ होगा। मैं बता रहा हूं जो माल है उसकी फाइनल वैल्यू कितनी है, 1000 रुपए ना। जो मैं बेचने जा रहा हूं उस माल की फाइनल वैल्यू है कितनी, 1000 रुपए। तो मैंने 1000 रुपए का माल बनाया, जब मैं उसे बेचूंगा तो मेरे को इनकम कितनी मिलेगी, 1000 रुपए। तो मैं अपने इंप्लॉयज को भी क्या करूंगा, वो सारी बांट दूंगा। मैं भी तो इंप्लॉय हूं, तो मैं भी अपने पास रखूंगा थोड़ा पैसा क्या रखूंगा, अपने इंप्लॉयज के साथ बांट दूंगा। ठीक है, तो मैंने 1000 रुपए बांट दिए। अब जितनी भी उन्होंने इनकम कमाई, हमने इनकम कमाई, हम लोग क्या करेंगे, 1000 रुपए को खर्च करेंगे। अच्छा, यहां पे मैं मान के चलता हूं जो सेविंग है, क्या है, सेविंग क्या है, सेविंग बिल्कुल भी नहीं है भाई, सेविंग जीरो है। यहां पे मैं क्या मान के चलता हूं, सेविंग जीरो है, क्योंकि पिछला टॉपिक आपने पढ़ा था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। ठीक है, सेविंग जो होती है ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो अच्छी बात होती है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में बुरी बात होती है। तो इस वजह से सेविंग करना यहाँ पे क्या है, बुरी बात। मैं मान के चलता हूँ सेविंग यहाँ पे जीरो है, कोई बचा नहीं रहा पैसा। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 1000 रुपए। और जब 1000 रुपए का खर्चा कर दिया तो अगली बार प्रोडक्शन भी कितने से होगा, 1000 रुपए से। यानी कि इनकम, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर तीनों के तीनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। आसान, ठीक, इतना बेसिकली समझ में आ गया होगा। यही होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ऐसे पैसे घूमता है, लेकिन एक्चुअल में देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा चीजें नहीं पूछेगा। वो पूछेगा सेक्टर्स के हिसाब से, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाइए, वो ये बोलेगा सीधा सीधा। समझ में आया, हाँ जी। तो शुरू करते हैं भाई, फटाफट से मेन टॉपिक पे आते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सीखना है 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी में। समझिए, 2 सेक्टर इकोनॉमी में अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आया तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, बताइए 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होंगे? ठीक है भाई, सॉरी। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? जाहिर सी बात है 2 सेक्टर होंगे। पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड। 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब क्या है, एक ऐसा देश जहां पे कितने सेक्टर हैं, 2 सेक्टर्स है। एक ऐसा देश जहां पे बस 2 सेक्टर है। पहला हाउस होल्ड मतलब परिवार। पहला सेक्टर कौन सा, हाउस होल्ड, परिवार। आपने देखा होगा कुछ एरिया जहां पे पूरे परिवार के लोग रह रहे होते हैं, जैसे कि आपके आसपास का गांव वाला एरिया, वो सब क्या होता है, हाउस होल्ड एरिया होता है, क्योंकि वहां पे लोग क्या होता है, रेजिडेंशियल एरिया जिसे बोलते हैं। हाँ जी, तो वो क्या होता है, एक एरिया होता है जहां पे परिवार वाले रहते हैं। दूसरा एरिया क्या होता है, दूसरा होता है फर्म। क्या होता है, फर्म, बिजनेस फर्म्स। हाँ जी, फर्म क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पे लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, माल बना रहे होते हैं, उसे बेच रहे होते हैं। आसान है, क्योंकि फर्म क्या होता है, देखो इंडस्ट्री एरिया सुना है आपने, एक होता है इंडस्ट्री एरिया और एक होता है रेजिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया मतलब जहां पे लोग रहते हैं, और इंडस्ट्री एरिया जहां पे लोग माल बनाते हैं और उसे बेचते हैं। आसान है, जहां पे प्रोडक्शन किया जाता है। तो हाउस होल्ड क्या है, वो वाला एरिया, रेजिडेंशियल एरिया जहां पे लोग रहते हैं, परिवार वाले खाते पीते सोते आराम से मौज करते हैं जिंदगी में। ठीक है, हाउस होल्ड होता ही यही है भाई, परिवार होता है। परिवार मतलब कि ना, खाना पीना, मौज करना, सोना। ठीक है, ये सब चीजें। और फर्म क्या होता है, फर्म का काम होता है इन्वेस्टमेंट करना, चलते हैं माल बनाना और उसे बेचना, ताकि वो क्या कमा पाए, पैसे कमा पाए। सिंपल था, बहुत अच्छे। समझिए ध्यान से, बेसिकली मेन काम है फर्म का, जिससे वो जीडीपी बना पाएगी। ठीक है, बिजनेस का सबसे मेन रोल होता है हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो फर्म वाले क्या करेंगे, उनका मेन काम क्या है, उनका मेन काम है माल बनाना और उसे बेचना। फर्म का मेन काम क्या है, माल बनाना और उसे बेचना। ठीक,
तो जो वो माल बनाना चाहते हैं, क्या वो जो माल है या फिर जो प्रोडक्शन है, जब उसका जो प्रोडक्ट है वो बनाना चाहते हैं, क्या वो ऐसे ही बन जाता है हवा में? किसी चीज की जरूरत नहीं होती माल बनाने के लिए, जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? हर प्रोड्यूसर को जरूरत होती है प्रोडक्शन करने के लिए किसकी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। किसकी जरूरत होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। आसान है। और आपने सुना भी होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से पता है आपको? बढ़िया। पहला होता है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योर। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे को बोलना नहीं आ रहा एंटरप्रेन्योर, मैं एंटरप्रेन्योर ही बोलूंगा भाई, ठीक है। हाँ जी, कुछ बच्चे कमेंट कर में बोलेंगे भैया एंटरप्रेन्योर होता है, भाई मेरे जीवन में रटा हुआ है ना वो, तो मैं एंटरप्रेन्योर ही बोलूंगा उससे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब चाहे मैं तो मैं इस पेन है, मेरे हिसाब से पेन है भाई, लैंग्वेज ही तो है, मैं इसको दीपिका पादुकोण बोलूंगा, आप समझ जाओगे ना? कह रहा सॉरी, ठीक है, ऐसे गंदे गंदे जोक मारने के लिए। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन चारों के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। लैंड मतलब जमीन, क्या आप आसमान में सामान बनाओगे? या जमीन पे ही सामान बनता है ना? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद लेबर, लेबर जरूरी है माल बनाने के लिए, कैपिटल मतलब पैसा, और एंटरप्रेन्योर वो इंसान जो बिजनेस करने का आइडिया लेके आता है। अच्छा, ये चारों चीजें क्या फ्री में मिलती हैं? ये चारों चीजें क्या फ्री में मिलेंगी? नहीं, इनके बदले में पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे अगर आपने जमीन यूज करी, लैंड यूज किया, तो आप क्या पे करोगे? रेंट। लैंड की जगह क्या दिया जाता है? रेंट उसका। लेबर को क्या दिया जाता है? वेजेस या फिर सैलरी। आसान है। कैपिटल के बदले में क्या देते हो आप? इंटरेस्ट। क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट, ब्याज। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। याद है इकोनॉमिक्स की भाषा में पाई मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। सुना होगा ना आपने, पाई मतलब क्या होता है? 22/7। ये मैथ्स में होता है। पाई मतलब क्या होता है? 3.14। ये भी आपने पढ़ा होगा। अच्छा, 180 डिग्री होता है पाई मैथ्स की भाषा में, अगर आपने 11वीं 12वीं में मैथ्स पढ़ी हो, ठीक है। उसके बाद भी होता है फिलहाल। तो अगर आपने पाई मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा, हमारी इकोनॉमिक्स से कम थोड़ी ना, मतलब हमारी इकोनॉमिक्स मैथ्स से कम थोड़ी ना है। तो पाई मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। बेसिकली बस इसका काम है, बाकी किसी का काम नहीं है। चलो करते। तो एंटरप्रेन्योर किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। तो समझिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। और ये फ्री में तो मिलते नहीं, इनके बदले में ये सारी चीजें क्या करनी पड़ती है? एक बिजनेसमैन को पे करनी पड़ती है। जैसे रेंट देना पड़ता है, वेजेस देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रॉफिट देना पड़ता है। आसान है ना? इन चारों चीजों को बोलते हैं पेमेंट। क्या बोलते हैं इन्हें? पेमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इन्हें? पेमेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये उनकी होती है पेमेंट, कि हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में पेमेंट करी है कुछ। आसान है। ये चारों क्या कहलाती है? पेमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इतना समझ में आ गया? ठीक। तो वापस आते हैं फर्म को माल बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि फर्म का मेन काम क्या है? माल बनाना और उसे बेचना। तो प्रोडक्शन करने के लिए मेन चीज क्या चाहिए? इसे चाहिए होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब चीजें। और ये सब चीजें क्या कहां से मिलेंगी इन्हें? ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड। कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कह रहा हूं मैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड देता है किसको? फर्म को। हाउस होल्ड मतलब परिवार वाले एरिया। अब खुद ही समझिए ना भाई, जमीन, जमीन के एक्चुअल में मालिक कौन होते हैं? ये तो किराए पे लेते हैं बिजनेस करने वाले लोग। बिजनेस करने वाले लोग जमीनें किराए पे लेते हैं। एक्चुअल में मालिक कौन होते हैं? जो अपने घरों में रह रहे होते हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे होते हैं, वही तो मालिक होते हैं। वहां पे जमीन डाल के छोड़ रखी होती है बस, ठीक है। उसके बाद लेबर। लेबर कहां से आते हैं फर्म के अंदर काम करने के लिए? हाउस होल्ड से। जो रेजिडेंशियल एरिया है भाई, वहीं पे तो लोग रहते हैं ना। जैसे हमारे आसपास का एरिया क्या है? रेजिडेंशियल। हम यहाँ पे रहते हैं, तो ऐसे ही लोग क्या होते हैं? रहते हैं वहां पे। तो इस वजह से यहीं से तो लोग जाते हैं वहां पे काम करने के लिए। तो ये जो होता है हाउस होल्ड, यही प्रोवाइड करता है क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसको? फर्म को। आसान? ठीक। और उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से फर्म वाले करते क्या है? फर्म वाले का मेन काम क्या है? माल बनाना और उसे बेचना। तो फर्म वाले क्या करते हैं? माल बनाते हैं और उसे बेचते हैं। किसको बेचेंगे? कोई और है ही नहीं देश में। कौन है? हाउस होल्ड, जो खाते पीते सोते मजे करते हैं, उन्हीं लोगों को। तो फर्म वाले इनको क्या बेचते हैं? ये लोग बेचते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बेचते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड बना के देता है, उसे देता है क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फर्म वाले इन्हें क्या देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। इतना समझ में आ गया? सिंपल था, बढ़िया। अच्छा, क्या ये गुड्स एंड सर्विसेज आप लोगों को फ्री में मिलती हैं? समोसे, टिक्की, पकौड़ा, ये जो आप खा रहे हो, ये चीज आपको फ्री में मिलती हैं? नहीं जी, ये चीज आपको फ्री में नहीं मिलती। इनके बदले में आपको क्या करनी पड़ती है? पेमेंट करनी पड़ती है। तो हम उनको क्या देते हैं? हम वापस उन्हें देते हैं पेमेंट। हम उन्हें क्या करते हैं? पेमेंट ऑफ किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की।
आसान है। हम उन्हें क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। हम उन्हें पैसे देते हैं किसके बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में। अच्छा, क्या वो पैसे अपनी जेब में रख के बैठ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते वो लोग। क्यों? क्योंकि उनको भी क्या करनी पड़ेगी, उनको भी करनी पड़ेगी पेमेंट। क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट। किसके बदले में? उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करे थे, याद है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीजें यूज करी थी। क्या ये चीजें ये फ्री में मिलती है? नहीं, इनके बदले में इन्हें ये सब चीजें पे करनी पड़ती है, जिसे क्या बोला जाता है, पेमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन्हें भी करनी पड़ेगी पेमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ गया? इतना आसान था भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, यानी दो सेक्टर इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी में पैसा जो होता है वो किस तरीके से घूमता है। इतना समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल था ना, बस यही क्वेश्चन आता है और आपको यही बना के आना है। ये सब तो मोह माया है, ये तो बताने के लिए बताया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसे बोलते हैं। ऐसा है? हाँ जी, बस ये इसमें छोटा सा याद रखना हो तो क्या याद रखोगे कि प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, हाँ जी, मेन जो है वो ये वाला है। समझ में आ गया ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छे। हाँ भाई, एक बार देख लूँ साफ साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा, उसके बाद आगे चलते हैं। भाई टाइम जल्दी होता जा रहा है, तो मेरे को लगता है भाई जो दूसरा पार्ट है ना, इसको दो पार्ट में बनाना पड़ेगा। एक पार्ट में बस खाली ये 3 समझाऊंगा और बाकी अगले पार्ट में ये तीनों समझेंगे। ठीक है, चलो फिर। इतना समझ आ गया, ये मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चालू करते हैं फिलहाल, समझिए ध्यान से। इतना आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पेपर वाला ना अब जान गया है कि आप जो है ना मेरे से सीख के गए हो। ठीक है, पेपर वाला भी, ये जो पेपर वाला ने है उन्होंने ये वीडियो देख ली है, तो उनको पता चल चुका है कि आप यहां से सीख के जा रहे हो। ठीक है, तो वो पेपर वाला इतने आसान तरीके से आपको पास नहीं होने देगा, वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करेगा। वो नहीं बोलेगा आपसे टू सेक्टर इकोनॉमी बनाओ। पेपर वाला जो क्वेश्चन देता है वो आपसे ये बोलेगा, आपको बताना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही पूछेगा, लेकिन वो बोलेगा आपसे बताइए रियल फ्लो। क्या बताने के लिए बोल रहा है, रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। मॉनेटरी आपकी बुकों में शायद मनी लिखा हुआ, मनी फ्लो, बात वही है। ठीक है, एक रियल फ्लो और एक मॉनेटरी फ्लो, मनी फ्लो। इसको बोलते हैं वास्तविक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, और इसे बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा रियल फ्लो क्या होता है और मॉनेटरी फ्लो क्या होता है, वो समझा दीजिए। बहुत आसान टॉपिक है, समझिए। रियल फ्लो ऐसा फ्लो, या फिर पहले मॉनेटरी फ्लो सीखते हैं। मॉनेटरी फ्लो मतलब है ही क्या, नाम से ही पता चल रहा है भाई। मॉनेटरी फ्लो जिसमें मनी आती है, क्या आती है, मनी, जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है उसे बोलते हैं मॉनेटरी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, जिसके अंदर मनी नहीं आती। आसान है, इसके अंदर आते हैं गुड्स, सर्विसेज, ये सब चीजें, लेकिन इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज की बातें नहीं होती, इसमें केवल मनी की बातें होती हैं। आसान है, मॉनेटरी फ्लो ऐसा फ्लो जिसमें मनी आती है और रियल फ्लो में मनी नहीं आती। अब समझिए ध्यान से, यही फ्लो है बिल्कुल डायरेक्ट। तो अगर वो बोलता है रियल फ्लो बताना है, खाली रियल फ्लो बताना है, तो क्या बताओगे, समझिए। रियल फ्लो क्या होता है, डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, लेकिन ये वाला नहीं बनाना, थोड़ा सा अलग डायग्राम बनेगा। समझिए कैसे। हाउस होल्ड ने सबसे पहले इसे क्या दिया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अच्छा, क्या पैसा दिया था, क्या मनी दी थी? वो कह रहा है भैया कैपिटल, कैपिटल मतलब होता ही क्या है, पूंजी, मतलब पैसा। एक्चुअल में सर गलत समझ रहे हो आप, जरूरी नहीं है कैपिटल मतलब पैसा हो। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, यानी कि क्या पता बिजनेस करने के लिए आपने सीधा घर दे दिया हो तो उसी को बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस करने के लिए आपने कोई ट्रक दे दिया हो, गाड़ी दे दी हो, जो भी चीज आपने बिजनेस में लगाया उसको बोला जाता है कैपिटल, जरूरी नहीं है पैसा। समझ में? ठीक, समझिए अब ध्यान से। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपने इनको क्या दिया, आपने दिया लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये सब क्या पैसा दिया? नहीं। तो ये जो लाइन है, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देना है, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं इसे, रियल फ्लो। आसान, ठीक। बाद में ये लोग क्या कर रहे हैं, फर्म वाले क्या करते हैं, माल बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं, किन्हें, हाउस होल्ड वालों को। क्या ये पैसा दे रहे हैं? नहीं, ये लोग दे रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो काम कर रहे हैं ये भी क्या है, रियल फ्लो। इतना समझ आ गया? ठीक, आसान था ना? ठीक भाई, आगे चलते हैं। बात आती है बदले में फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने करी पेमेंट, किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है पेमेंट कर रहे हैं भाई, किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। यानी जो हमने सामान यूज किया उसके बदले में क्या दे रहा हूं मैं, पैसे दे रहा हूं। और जब मैं पैसे दे रहा हूं तो उसे क्या बोलेंगे, पैसा आ गया ना वर्ड, तो इसे बोलते हैं मॉनेटरी फ्लो। क्या बोलते हैं, मॉनेटरी फ्लो। मनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें। और फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग भी पेमेंट कर रहे हैं, किसकी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो ये भी क्या हो गया भाई, ये भी हो गया मॉनेटरी फ्लो। आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बढ़िया।
यानी कि ये दोनों है रियल फ्लो और ये ऊपर वाले और नीचे वाले क्या है, मॉनेटरी फ्लो। तो अगर आपसे पूछता है रियल फ्लो बनाने के लिए तो आपको ये वाला डायग्राम नहीं बनाना और ये वाला नहीं बनाना, बस 2 लाइनें नहीं बनानी, बस ये 2 लाइनों में काम आपका चल जाएगा, आसान है। और अगर आपको बोलता है मॉनेटरी फ्लो समझाने के लिए तो अंदर के मत बनाना, ये दोनों लाइनें, बाहर वाली लाइनें से काम चल जाएगा, आसान है। एक बार छोटे से बना देता हूं। यहां पे देखो, ये रहा हाउस होल्ड, ये रहा फर्म। रियल फ्लो में क्या होता है, ये लोग देते हैं क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये लोग इनको क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपल सा। और मॉनेटरी फ्लो में क्या होता है, मॉनेटरी फ्लो में, हाँ भाई, मॉनेटरी फ्लो में ये रहा हाउस होल्ड और ये रहा फर्म, ये लोग इन्हें देते हैं पेमेंट किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, और ये लोग इन्हें देते हैं पेमेंट किसकी, किसकी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, आसान भाई। हाँ जी, तो ये डिफरेंस होता है रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो के अंदर, आसान है। हाँ जी, तो मुबारक हो, आपने बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक सीखा है, ठीक है। क्या सीखा आपने, कि आपने सीखा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है और कितने तरह की इकोनॉमी होती है जिनमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पाया जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर के हिसाब से तीनों बराबर होते हैं। और एक्चुअल में मेन जो चीज आपने सीखी है वो सीखी है 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता कैसे है, आसान था, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, एक बार मिटा देता हूं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे अगली क्लिप पे, ठीक है। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं, फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। समझिए अब ध्यान से, अब हमको सीखना है 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी। बहुत आसान है, जल्दी से खत्म करेंगे। इससे पहले आपने 2 सेक्टर इकोनॉमी तो सीख लिया, तो एक बार बात कर लेते हैं क्या सीखा आपने उसके अंदर। 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, पहला होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब परिवार, ठीक। एक आपने सीखा, एक होता है फर्म, बिजनेस फर्म कह सकते हो आप, इसे बोलते हैं बिजनेस फर्म, ठीक है। तो हाउस होल्ड सबसे पहले देता है किसको, फर्म को, क्या चीज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, ठीक है, एक्सेट्रा। हाँ जी, फिर ये लोग क्या करते हैं, उससे माल बनाते हैं और वो वापस लाके किसको देते हैं, इनको, यानी क्या बनाते हैं ये लोग, गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, ठीक, वस्तु और सेवाएं देते हैं, इतना सिंपल, ठीक। फिर ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज के बाद क्या करते हैं, ये लोग करते हैं पेमेंट, क्या करते हैं, पेमेंट किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी करते हैं पेमेंट, ये लोग भी क्या करते हैं, पेमेंट किसकी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। इतना सिंपल भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, लेकिन ये था 2 सेक्टर इकोनॉमी, ये क्या था, 2 सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन कई बार वो बोल देता है, बताइए 2 सेक्टर इकोनॉमी विद बैंक, तो बैंक के साथ क्या बताएंगे आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। तो समझिए, अब मैं इसके अंदर बैंक बनाने जा रहा हूं, 3 सेक्टर नहीं आया, ये 2 ही सेक्टर है, बस बीच में क्या आ जाएगा, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल सकते हो आप, या फिर बोल सकते हो बैंक। अब बैंक के साथ क्या रिलेशन होते हैं इनको वो समझने, पैसा कैसे घुमाते हैं लोग बैंक के साथ। तो जो हाउस होल्ड होता है, हम जैसे लोग परिवार वाले, हम लोग क्या करते हैं, हमारा रिलेशन कैसे होता है बैंक के साथ, हम इनको पैसे देते हैं, यानी हम क्या देते हैं इन्हें, डिपॉजिट, हम क्या देते हैं इन्हें, डिपॉजिट, और बदले में वो हमें क्या देते हैं, उस पे इंटरेस्ट, आसान है, ठीक। और बैंक वाले फर्म वालों को, बिजनेसमैन को क्या करते हैं, ये लोग लोन देते हैं उन्हें, और बदले में उनसे क्या कमाते हैं, इंटरेस्ट, आसान है। उनसे लेते हैं लगभग 12-13% और हमको देते हैं 3-4%, समझ में आया। तो बीच का जो बच गया प्रॉफिट 9-10% का, वो हो जाता है बैंक वालों का प्रॉफिट। आसान था भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। ये होता है बैंक के साथ रिलेशन। चालू करता हूं मैं 3 सेक्टर इकोनॉमी में। अभी तक मैंने 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिखाई है, पहला सेक्टर हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर फर्म। अब आते हैं तीसरा सेक्टर। तो अगर कोई ऐसा देश है जिसमें इनके अलावा भी तीसरा सेक्टर आता है, तो वो तीसरा सेक्टर क्या होगा, तीसरा सेक्टर का नाम है गवर्नमेंट। क्या नाम है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या ट्रांजैक्शन करती है वो सीखना है, तो समझिए ध्यान से। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब परिवार। गवर्नमेंट परिवार वालों से क्या लेती है पता है आपको, या फिर गवर्नमेंट जो है वो फर्म वालों से क्या लेती है पता है आपको, पता है? सॉरी भाई, ये पी ठीक है, शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट क्या लेती है हम दोनों से। देखो गवर्नमेंट का काम बस एक सिंपल सही है, गवर्नमेंट हम दोनों का ही काटती है। क्या भाई, उल्टा सीधा नहीं सिखा रहा मैं, गवर्नमेंट हम दोनों का काटती है क्या, टैक्स, जिसे बोलते हैं कर। गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है, टैक्स, ठीक है, कर। तो हम लोग गवर्नमेंट को प्रोवाइड क्या करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स। क्या देते हैं, टैक्स। हमारा काम क्या है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करें, ठीक। बदले में गवर्नमेंट हमें क्या देती है पता है, बदले में गवर्नमेंट हमें क्या देती है पता है,
गवर्नमेंट जो बिजनेसमैन होते हैं, फर्म वाले होते हैं, जो फर्म वाले, उनको गवर्नमेंट देती है क्या? सब्सिडी। क्या देती है? सब्सिडी। इसे बोलते हैं आर्थिक सहायता। आपने सुना होगा कि इतना प्रोडक्शन करने पे इतनी छूट, इतना प्रोडक्शन करने पे इतनी छूट, ठीक है, तो इन्हें क्या मिलती है? सब्सिडी। आसान। लेकिन जो हम हैं, हम लोगों को क्या मिलती है? हम लोगों को क्या मिलता है पता है? ये 3 सेक्टर बता रहा हूं मैं अभी। कौन सा सेक्टर है? 3 सेक्टर। तो हम लोगों को क्या मिलता है पता है? हमें मिलती है इनकम। हमें क्या मिलती है? इनकम। इनकम मतलब आय, सैलरी। कह रहा है हमें सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हमें सैलरी मिलती है। हाँ जी, हमें सैलरी मिलती है। जो हाउस होल्ड है, परिवार वाले एरिया है, उन्हें सैलरी मिलती है। और सैलरी भी ऐसी वैसी नहीं, 2 तरह की सैलरी देती है गवर्नमेंट हमें। पहली फैक्टर इनकम और दूसरी ट्रांसफर इनकम। अब समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में। बहुत आसान टॉपिक है। बात आती है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? इसे बोलते हैं कारक आय, जो होती है हमेशा 2 साइडेड। फैक्टर इनकम क्या होती है? हमेशा 2 साइडेड। ट्रांसफर इनकम 1 साइडेड। एग्जांपल के तौर पे 2 साइडेड इनकम, जैसे कि हमने पहले गवर्नमेंट को कुछ दिया, बदले में गवर्नमेंट हमें कुछ दे रही है, तो उसे बोलते हैं 2 साइडेड इनकम, यानी फैक्टर इनकम। यानी गवर्नमेंट के लिए पहले हमने काम किया, जॉब करी, जैसे मैं टीचर बन गया तो मैं गवर्नमेंट के लिए पढ़ा रहा हूं बच्चों को, और फिर गवर्नमेंट हमें क्या देती है? सैलरी दे रही है, तो उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। हमें फैक्टर इनकम देती है गवर्नमेंट। वो कह रही है वो तो गवर्नमेंट जॉब वालों को मिलती है ना, सबको थोड़ी ना मिलती। नहीं सर, औरों को भी मिलती है, कईयों को मिलती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम यानी 1 साइडेड इनकम, यानी आपने गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं किया, बस गवर्नमेंट आपको दिए जा रही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको मिली कभी सब्सिडी। क्या मिली? सब्सिडी मिली है कभी आपको? हाँ जी। तो आपको जो सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट के लिए आपने कुछ किया? वो कह रहा है सिलेंडर लिया। सिलेंडर तो आप अपने लिए ले रहे हो ना, गवर्नमेंट के लिए थोड़ी ना। हाँ जी, तो गवर्नमेंट ने आपको क्या दी? सब्सिडी। सॉरी भाई उसके लिए, ठीक है, शोर के लिए। तो गवर्नमेंट ने आपको क्या दी? सब्सिडी। इसके बाद 1 साइडेड इनकम यानी कि ट्रांसफर इनकम। और क्या हो सकती है? ट्रांसफर इनकम। गवर्नमेंट कई बार आपको देती है पेंशन। क्या देती है? पेंशन। ठीक है, और पेंशन के बाद गवर्नमेंट ने और क्या देती है आपको? आपको देती है सर विधवा पेंशन। मिली है कभी आपको? ओ सॉरी शादी भी नहीं हुई, तो सॉरी मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने कभी आपको दी क्या? विधवा पेंशन गवर्नमेंट देती है। ठीक है, हाँ जी। तो विधवा पेंशन या फिर ऐसे ऐसे जो पेंशन है या फिर गवर्नमेंट देती रहती है। ठीक है, बहुत सारी छूटें, जैसे लॉकडाउन में आपकी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें दी है, फ्री में डोनेशन दिए, ग्रांट्स दिए गवर्नमेंट ने। तो ये सब होती है ट्रांसफर इनकम। और फैक्टर इनकम क्या होती है? जो गवर्नमेंट सैलरी प्रोवाइड करती है किसी को भी। ठीक है, तो फैक्टर इनकम जो 2 साइडेड होती है और ट्रांसफर इनकम जो 1 साइडेड होती है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर लिख ही लो भाई, 3 नंबर का डिफरेंस आ गया तो पता नहीं भाई, तुम मेरे को बोल दोगे भैया तुमने बताया नहीं था आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट आपको सैलरी प्रोवाइड करती है, वो सब चीजें आती हैं। तीसरा डिफरेंस और आखिरी डिफरेंस, जब भी हम नेशनल इनकम निकालेंगे, बता रहा हूं मैं, नेशनल इनकम निकालेंगे, तो नेशनल इनकम जब भी हम निकालेंगे तो उसके अंदर फैक्टर इनकम इंक्लूड करी जाती है, लेकिन ट्रांसफर इनकम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। नेशनल इनकम निकालने के टाइम पे, कैलकुलेट करने के टाइम पे हमेशा फैक्टर इनकम लेते हैं, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता। 2 साइडेड इनकम ली जाती है। वापस आते हैं, तो गवर्नमेंट हमें इनकम देती है। समझ में आ गया? ये बन गया आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम। अच्छा, अब सीखते हैं हम 4 सेक्टर इकोनॉमी। क्या करें भाई, कुछ छपरी लोग है ना, वो पी मान लेंगे नहीं। हाँ भाई, चालू करते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में भाई देखो 4 सेक्टर होंगे। पहला सेक्टर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। बैंक कोई सेक्टर नहीं है। ठीक है, 4 सेक्टर आता है। चौथा सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसे हम अब्रॉड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अब्रॉड, यानी कि विदेश। क्या बोलता हूं मैं इसे बोलता हूं अब्रॉड। मैं विदेशों की बात कर रहा हूं, यानी कि विदेशों से हमारे कैसे ताल्लुकात होते हैं उनके बारे में समझिए। हाउस होल्ड जो है वो विदेशों को क्या करेगा? तो हाउस होल्ड का मेन काम क्या है? हाउस होल्ड का मेन काम क्या है? खाना पीना, मजे करना जिंदगी में। ठीक है, तो खाने की जो चीज हम लोगों को अपने देश के अंदर नहीं मिलेगी, हम विदेशों से क्या करेंगे? मंगवाएंगे। यानी हम क्या करते हैं? हम करते हैं इंपोर्ट। क्या करते हैं? इंपोर्ट। और बदले में क्या करेंगे? उनकी पेमेंट। आसान था ना? ठीक। अच्छा, फर्म वालों का मेन काम क्या है? फर्म का काम है मेन माल बनाना और उसे बेचना। तो जो माल उनका अपने देश में नहीं बिकेगा, वो लोग कहां पे बेचेंगे? वो बजा के बेचेंगे विदेशों में। यानी कि फर्म वाले क्या करते हैं? फर्म वाले करते हैं एक्सपोर्ट। क्या करते हैं? एक्सपोर्ट। और बदले में वो लोग क्या करते हैं? वो लोग उसकी पेमेंट कर देते हैं। आसान था भाई। ये होता है 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो अगर आपसे 4 सेक्टर इकोनॉमी पूछता है तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि 4 सेक्टर इकोनॉमी में कौन से सेक्टर्स आते हैं। आसान? ठीक। लेकिन भाई खाली डायग्राम बनाने से काम नहीं चलेगा, खाली आप डायग्राम बना के आ जाओ कि नंबर मिल जाएंगे, नहीं, आपको इनको डिफाइन भी करना पड़ेगा। जैसे 2 सेक्टर बोला तो 2 सेक्टर का डायग्राम बना के इनको डिफाइन कर देना, हाउस होल्ड फर्म को।
अगर फोर्थ सेक्टर बोलता है तो हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन चारों को डिफाइन भी करना पड़ेगा। जैसे कि हाउस होल्ड क्या होता है तो उसको डेफिनेशन दे देना आराम से। हाउस होल्ड क्या होता है? एक ऐसा सेक्टर होता है जो प्रोवाइड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसको? फर्म को, और उनसे रिसीव करता है गुड्स एंड सर्विसेज। आसान है। अगर फर्म की डेफिनेशन पूछता है तो आपको बस इतनी सी बता देनी है। फर्म क्या होती है? एक ऐसा सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको? हाउस होल्ड को, और उनसे क्या रिसीव करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन बना दोगे अपने तरीके से, ठीक है। यहां पे खत्म होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। खाली एक पॉइंट हुआ है अभी, ठीक है भाई। हाँ जी, बाकी छोटे छोटे पॉइंट हैं दो, तो उनके बारे में पढ़ते हैं, फटाफट से चर्चा करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर दोबारा से। चलो भाई, हाँ भाई, तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और भाई वापस चलते हैं। क्या टॉपिक हमारा टॉपिक चल रहा था भाई, नाम है इन्वेस्टमेंट। क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट सीखने से पहले बस एक छोटी सी बात आपको पता होना चाहिए। सर मैं वाई मतलब बोलता हूं इनकम, अगर कहीं पे मैं वाई लिख रहा हूं गलती से तो उसका मतलब क्या होगा? इनकम, ठीक है। अच्छा, तो जब भी हम इनकम कमाते हैं, तो जब भी पैसे कमाते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे मान लो आपने 100 रुपए कमाए, तो 100 रुपए जब आप कमाओगे तो आप उसके दो काम करोगे। या तो पहली चीज होगी कंजम्पशन, जैसे आपने 20 रुपए खा लिए तो बचे कितने आपके पास? 80 रुपए। तो जो दूसरी चीज होती है उसे क्या बोलते हैं हम? सेविंग। आसान, ठीक। तो जितना भी पैसा आप कमाते हो उसके दो पार्ट होते हैं, पहला कंजम्पशन और दूसरा क्या होता है? सेविंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सेविंग करना क्या होती है? बुरी बात होती है, बैड हैबिट होती है, तो इसलिए हम सेविंग नहीं करा जाएंगे। क्यों? मान लो आपने गद्दे के नीचे पैसे दबा दिए या फिर कहीं पे पैसे छुपा के रख दिए, सेविंग कर ली, पैसे बचा लिए, तो क्या वो पैसे बढ़ जाएंगे? नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे पैसे खो जा रहे हैं या फिर पैसे पड़े पड़े क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। जैसे कि आपको बेसिक तौर पे पता ही है, जो वो है उसकी पैसे की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? करती जाती है, ठीक है जी। हाँ जी, डॉलर महंगा होता जा रहा है तो हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो सेविंग करना अच्छा ऑप्शन रहता नहीं है, ठीक है। तो सेविंग करने की जगह हमें क्या करना चाहिए? हमें करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। क्यों? इन्वेस्टमेंट करने से जो पैसा होता है ना वो अपने आप ही क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट करने की वजह से जो कैपिटल होती है, जो पैसा होता है, वो क्या होता है? अपने आप बढ़ता है। तो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज ए प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। बस छोटी सी डेफिनेशन आप आराम से याद कर लोगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आसान, ठीक। तो बात आते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट बेसिकली होती है दो तरह की। कितने तरह की? दो तरह की। पहली होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या होती है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसे बोलते हैं स्थिर निवेश। क्या बोलते हैं इसे? स्थिर निवेश। आसान है। हाँ जी। उसके बाद होती है दूसरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसे बोलते हैं माल सूची निवेश। तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है हमारे पास, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट समझाने से पहले एक वर्ड है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या वर्ड है वो? उस वर्ड का नाम है एसेट्स। एसेट्स मतलब होता है संपत्तियां। क्या होता है? एसेट्स, संपत्तियां। आसान है। जो कॉमर्स के बिलोंग करते हैं उनको तो पहले से ही पता है, थोड़े जो आर्ट्स वाले हैं थोड़ा सा उनके लिए बता दें भाई कि एसेट्स मतलब क्या होता है? संपत्तियां। मैं पत्नियों की बात नहीं कर रहा, हाँ वो भी आपकी संपत्ति होती है, मगर मैं पत्नियों की बात नहीं कर रहा, मैं संपत्तियों की बात कर रहा हूं। आसान है। जैसे कुर्सी, टेबल, फैन, चेयर, पंखा, बिल्डिंग, घर, जायदाद, ये सब चीजें क्या है आपके लिए? संपत्तियां हैं, एसेट्स। आसान। देख, फिर मैं पत्नियों की बात नहीं कर रहा, मैं संपत्तियों की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी। तो एसेट्स मतलब क्या होता है? संपत्तियां। और एसेट्स होती हैं दो तरह की। पहली होती है फिक्स्ड एसेट, ऐसी संपत्तियां जो जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगी। मैं बात नहीं कर रहा हूं उनकी, मैं बात कर रहा हूं एसेट्स मतलब संपत्ति होगी। तो संपत्तियां क्या होती हैं? ऐसी संपत्तियां जो जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगी। मतलब ऐसी संपत्तियां जो 20 साल 30 साल आपके साथ चलती हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स, स्थिर संपत्तियां। आसान है। तो स्थिर संपत्तियां क्या होती हैं? जो आपका जिंदगी भर तक साथ निभाती हैं। जैसे फ्रिज हो गया, जैसे कि बेड हो गया, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, आपका घर हो गया, ठीक है। तो आपका जिंदगी भर साथ निभाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट। दूसरी होती है भाई, दूसरी होती है करंट एसेट। क्या होती है? करंट एसेट। आपको तो पता ही है। हाँ जी। करंट एसेट क्या होती है? जो करंट की तरह होती है, बिल्कुल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? इसे बोलते हैं चालू संपत्तियां। समझ में आया? क्या बोलते हैं इसे? चालू संपत्तियां। आपको पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है, चालू संपत्तियां। ये बहुत ज्यादा चालू होती हैं, यानी कि ऐसी संपत्तियां जो आपको तुरंत ही छोड़ जाती हैं, 1 साल के अंदर ही छोड़ जाएंगे, धोखा दे जाएंगे।
मैं संपत्तियों की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? संपत्तियों की। तो संपत्तियां क्या है? ऐसी संपत्तियां जो आपको जल्दी ही 1 साल के अंदर छोड़ जाएंगी, उसे क्या बोलते हैं? करंट एसेट। जैसे कि स्टॉक, जैसे कि स्टॉक, इन्वेंट्री भी कोई बार बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि रॉ मटेरियल जितना भी है वो आप रॉ मटेरियल को क्या बनाओगे? फिनिश्ड गुड्स बनाओगे, और फिनिश्ड गुड्स वो क्या होगा? चला जाएगा 1 साल में। भाई बेचने के लिए तो खरीदा है ना स्टॉक आपने, हाँ जी, तो वो क्या बन जाता है आपके लिए? करंट एसेट। आसान था भाई, ठीक है ना भाई। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या था? बिल्डिंग। तो इनकी लाइफ कितनी होती है? 1 साल, और इनकी लाइफ कितनी होती है? 20-30 साल तक चलती रहती है। समझ में आया? अब समझिए ध्यान से, अगर आपको खर्चा करना है, अगर आपको खर्चा करना है तो आप किस पे खर्चा करोगे? स्थिर संपत्तियों पे या फिर चालू संपत्तियों पे? यानी अगर आपको खर्चा करना है तो किस पे, किसके साथ रहोगे? मतलब कि जो आपके जिंदगी भर साथ नहीं पाएंगे उनके साथ, या फिर जो आपको जल्दी ही छोड़ जाएंगे, 1 साल के अंदर ही छोड़ जाएंगे उनके साथ? आसान है। संपत्तियों की बात कर रहा हूं मैं, फिर से संपत्तियां, ठीक है, हाँ ठीक है। तो संपत्तियां क्या होती हैं? स्थिर संपत्तियां दो तरह की, क्या बता रहा हूं मैं, दिमाग से उतर गया यार, तुम ना ऐसे नटखट बच्चे हो ना, क्या करें। तो संपत्तियां दो तरह की, पहली स्थिर संपत्तियां और दूसरी चालू संपत्तियां। स्थिर संपत्तियां क्या होती है? जो 20-30 साल तक आपके साथ चलती है, तो आप वो खरीदना प्रेफर करोगे या फिर करंट एसेट खरीदना प्रेफर करोगे? कुछ कह रहे हैं भैया फिक्स एसेट, कुछ कह रहे हैं नहीं भैया करंट एसेट में मजा आता है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। एक बिजनेस को दोनों की जरूरत होती है। किसकी? फिक्स एसेट की भी और करंट एसेट की भी। समझ में आया? फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने मान लो बिल्डिंग खरीद ली, सामान खरीदा ही नहीं, क्या आपकी दुकान चल जाएगी? कोई आएगा आपकी ग्राहक? यानी आप बोलेगा भैया 1 किलो बेसन देना, वो बोलोगे नहीं जी मैंने बिल्डिंग तो बड़ी खरीद रखी है मगर सामान नहीं रखता मैं अपने पास। समझ में आया? तो इस पे भी खर्चा करना जरूरी है, करंट एसेट पे भी, ठीक है भाई। आज ताकि आपके पास स्टॉक पड़ा रहे, और इस पे भी खर्चा करना जरूरी है। मान लो आपने सामान भर लिया, लेकिन आपकी बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, आपने पब्लिसिटी इतनी अच्छी नहीं कर रखी, तो लोग आपके पास आना प्रेफर नहीं करेंगे। आप एक कॉलोनी में तो फेमस हो जाओगे मगर बड़े लेवल पे आप फेमस नहीं हो सकते, ठीक है। तो दोनों के पे ही खर्चा करना क्या होता है? जरूरी होता है। दोनों को साथ निभा के चलना चाहिए इंसान को, ठीक है भाई। हाँ जी, तो समझिए भैया, टॉपिक से मत भटको, फिक्स एसेट सॉरी फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस समझाओ। तो अगर आप खर्चा करते हो फिक्स एसेट पे, क्या खर्चा करते हो? फिक्स एसेट पे, तो जितना भी पैसा आपने खर्चा किया उसे क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो क्या होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर है, इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट इज नोन एज अरे लिख ही देता हूं भाई, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट। मेरी राइटिंग वैसे ही खराब है, तुम और खराब करवा दो। हाँ जी, एक्सपेंडिचर जो किस पे किया जाता है? फिक्स एसेट पे किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं भाई? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और यहां पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन्वेंट्री इज नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आसान है। जो करंट एसेट पे खर्चा किया जाता है, इसकी जगह आप करंट एसेट भी लिख सकते हो, तो जो करंट एसेट पे खर्चा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब जो स्टॉक्स पे खर्चा किया जाता है, सिंपल है ना। हाँ जी, तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे बन गया? हमने तो स्टॉक पे खर्चा किया और वो पैसा चला गया, हमने तो बिल्डिंग पे खर्चा किया और वो पैसा चला गया। मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा, जो बदले में आपको चीजें मिली मैं उनकी बात कर रहा हूं। जैसे आपने पैसा दे दिया तो आपने खर्चा कर दिया, तो जो खर्चा किस पे किया है? बिल्डिंग पे। वो जो बिल्डिंग है वो है आपकी एसेट। आपने जो खर्चा किया है स्टॉक्स पे, तो वो जो स्टॉक आपने खरीद के अपने पास रखा, वो जो स्टॉक है वो है आपके लिए एसेट। समझ में आया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का एक अलग से छुपा रुस्तम वाला नाम है, कौन सा? इसको मैं बोलता हूं डेल्टा स्टॉक। क्या बोलते हैं इसे? डेल्टा स्टॉक। आसान है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? डेल्टा स्टॉक। और अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकालेंगे डेल्टा स्टॉक? पता है इसका फॉर्मूला होता है भाई। इसका फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला है? दोबारा सुन लो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। ये किसका फॉर्मूला है? डेल्टा स्टॉक का। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है डेल्टा स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। इतना समझ आ गया? इससे ज्यादा आपके लिए जानने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं भाई। मेन इंपोर्टेंट टॉपिक यही था, क्योंकि आपके में एक नंबर की डेफिनेशन दे रखी थी, बस ये तो बहुत करवा दिया फिर भी मैंने। शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट दो तरह की और होती है, जो मेन वाली है वो ये है। इन्वेस्टमेंट दो तरह की और होती है। पहली होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या होती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसे बोलते हैं सकल निवेश। ठीक है, इन्वेस्टमेंट दो तरह की और होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरी नेट इन्वेस्टमेंट, शुद्ध निवेश। ठीक है भाई। हाँ जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, इसे बोलते हैं शुद्ध निवेश। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर आप खर्चा कर रहे हो टोटल, जितना भी किसी भी चीज पे अगर आपने खर्चा किया है, जो टोटल वैल्यू होती है खर्चे की उसे बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जो नेट वैल्यू होती है खर्चे की उसे क्या बोलते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट। सीधी बात समझिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे
मेरी मम्मी ना भंडारा करवाने जा रही थी। क्या करवाने जा रही थी? भंडारा। और मम्मी ने बोला भंडारे में ना टमाटर कम पड़ रहे हैं, तो 150 किलो टमाटर लिया। क्या लिया? 150 किलो टमाटर। ठीक है, हाँ जी। तो मैं मार्केट में गया, मैंने 1 किलो में 75 किलो भरवाऊंगा, एक पन्नी में 75 किलो भरवाए 75 केजी, और दूसरी पन्नी में 75 केजी भरवाए। ठीक है, और जब मैं उठा के लाने लग गया तो मेरे को पता चला पन्नी का इतना वजन है। वो कह रहा है 75 किलो उठा लोगे? मतलब आई एम स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं उठा लूंगा। मेन मतलब क्या है, मेरे को पता चला जो पन्नी में 75 किलो टमाटर है ना, नीचे से टमाटर का ही वजन पड़ने की वजह से वो खराब हो रही है, तो इस वजह से दिक्कत हो गई बहुत ज्यादा बड़ी। मेरे को पता कि भाई 25 किलो तक तो खराब ही हो जाएंगे घर तक पहुंचते पहुंचते। तो मैंने पता है दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? समझो, 25 किलो इसमें खराब होंगे, 25 किलो उसमें खराब होंगे, मतलब 50 किलो खराब होने वाले हैं। मम्मी ने बोला था उनको चाहिए 150 किलो टमाटर, मेरे को लगा 50 किलो तो खराब ही होने वाले हैं। तो मैंने खरीदे 200 किलो टमाटर। कितने खरीदे? 200 किलो। और रास्ते में ले जाते लाते वही हुआ, 50 किलो टमाटर खराब हो गए और मम्मी तक कितने पहुंचे? बस खाली 150 किलो। असल ठीक। तो मैंने जो खर्चा किया वो कितने टमाटरों पे किया? टोटल खर्चा मैंने कितने टमाटरों पे किया? मैंने किया 200 किलो टमाटर पे। ये जो 200 किलो टमाटर का खर्चा है, यही खर्चा क्या कहलाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो आप टोटल एक्सपेंडिचर करते हो। क्या करते हो? टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, और क्या लिखा रहा हूं, इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट। किसी भी फिक्स्ड एसेट पे जो भी आप टोटल खर्चा करते हो उसे क्या बोलते हैं भाई? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आसान है, ठीक है। और एक्चुअल में क्या मम्मी को जो पता चले टमाटर की मैं कितने लाया हूं, मम्मी को क्या 200 किलो टमाटर का पता चला कि मैं 200 किलो टमाटर लाया हूं? नहीं, मम्मी को तो 150 किलो टमाटर दिए मैंने साफ साफ। जो 50 किलो खराब हो गए थे, पिचक गए थे, वो हटा दिए मैंने, मैं ताकि बेइज्जती ना हो जाए। हाँ, क्योंकि बेइज्जती तो फिर भी हुई, क्योंकि पन्नी में लाया था मैं 50, मतलब इतना टमाटर, वो क्या कैरेट में लिया था, वो ट्रे होती है ना भाई, हाँ जी, उसमें लिया था। चलो फिर ठीक है। तो 200 किलो। अब मम्मी को कितने टमाटर मिले? 150 किलो। तो जो साफ सुथरे अच्छे अच्छे टमाटर मिले ना, उसी को बोलते हैं शुद्ध निवेश, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट। यानी कितनी हो गई? जो भी है कितने? 150। अब वो कैसे निकाला हमने? वो निकाला हमने टोटल में से क्या माइनस करके? जो खराब हो गए। जो खराब हो जाते हैं ना, उस चीज को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सुना होगा आपने, डेप्रिसिएशन। इसका मतलब होता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मतलब वैल्यू का घटना, या फिर कोई चीज अगर खराब हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। आसान है। तो जो भी हमारे पास फिक्स एसेट थी उसमें से मैंने क्या घटा दिया? जितनी भी हमारे पास फिक्स एसेट थी, जैसे मेरे पास 200 किलो टमाटर थे, 200 किलो टमाटर में से मैंने क्या घटा दिया? 50 किलो टमाटर जो खराब हो गए थे वो हटा दिए। तो मेरे पास क्या बच गई? नेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि शुद्ध निवेश क्या होता है? यह भी होता है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर आसान है, बस इसमें से क्या घटा दिया जाता है? डेप्रिसिएशन। इसमें से क्या घटा देते हैं हम? डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास को घटा दो, बस आपका आ गया। यानी अगर आपको ग्रॉस निकालना हो, क्या निकालना हो? ग्रॉस वैल्यू। यानी अगर आपको 200 किलो निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 150 को 50 के साथ जोड़ दोगे, यानी कि आप क्या क्या जोड़ोगे? नेट इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ देंगे हम डेप्रिसिएशन। आसान है। लेकिन अगर आपको नेट वैल्यू निकालनी हो, यानी 150 वाली वैल्यू निकालनी हो कि टमाटर कितने बचे, तो कैसे निकालोगे? आप ग्रॉस में से माइनस कर दोगे क्या चीज? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है? जब किसी चीज की वैल्यू गिरती है, कम होती है, घिसावट की वजह से या फिर टाइम की वजह से, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे मेरे पास कुर्सी है, कुर्सी में मैं बार बार यूज कर रहा हूं, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी, घिसेगी ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। आसान है, ठीक। तो यहां पे भाई एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है। क्या पता है आपको? समझिए, नेशनल इनकम जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे उस टाइम पे काम आएगा। तो क्या लिखूं, कहां लिखूं? इधर लिखवा दो भाई, ठीक, इधर लिखवा देते हैं। तो मैंने एक आपको फॉर्मूला सिखाया, बहुत अच्छा फॉर्मूला। क्या? ग्रॉस। ये आपको याद करना पड़ेगा। नेट ज्यादा नहीं है फॉर्मूले, बस 10 फॉर्मूले हैं। कितने? 10। तो पहला फॉर्मूला मैं सिखा रहा हूं आपको, नेशनल इनकम निकालने के लिए पहला फॉर्मूला सिखा रहा हूं। तो पहला ग्रॉस और 10 नेट। ग्रॉस कौन सी वैल्यू थी? 200 वाली। और नेट कौन सी वैल्यू थी? 150 वाली। ठीक है। अगर हमें 200 पे से, किस पे से? 200 पे से जाना हो 150 पे, तो क्या करना पड़ेगा? कोई चीज घटानी पड़ेगी। 200 पे से 150 पे जाना हो रहा तो कोई चीज घटानी पड़ती है, माइनस करनी पड़ती है। तो 200 पे से 150 पे जाने के लिए क्या चीज माइनस करनी पड़ेगी? 50 का नाम क्या था? डेप्रिसिएशन। यानी कि डेप माइनस करना पड़ेगा। यानी कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप माइनस करना पड़ता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलूंगा जी और इसे बोलूंगा नेट, एन। ठीक है। तो जी से एन पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको माइनस करना पड़ता है डेप। जी से एन पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है डेप। ये जी है भाई, ठीक है। हाँ जी। तो जी से एन पे जाने के लिए माइनस करना पड़ता है डेप। और अगर नेट से वापस आना हो ग्रॉस पे तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा डेप। आसान था इतना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा, समझ गया ना भाई? बढ़िया। और यहीं से बात करो तो डेप का फॉर्मूला भी आ गया आपका।
तो डेप अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे भाई, ये देखो ना, डेप अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये नेट इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी डेप कैसे निकलता है, ग्रॉस माइनस में नेट, ग्रॉस माइनस में नेट, इतना सिंपल भाई। हाँ जी, तो मेरे हिसाब से इतना समझ आ गया होगा। वैसे सच बताऊं इतना सा फॉर्मूला नहीं है, एक फॉर्मूला और है डेप्रिसिएशन का, कहो तो लिखवा दूं, जगह देख लो बस एक बार कहाँ पे है भाई, यहाँ पे तो जगह बची नहीं, वहां पे लिखवाते हैं। तो डेप का एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर किसी ने अकाउंट से ले रखी थी 11वीं के अंदर तो उसने शायद पढ़ रखा हो, जिसके पास आर्ट्स थी तो शायद ना पढ़ा हो। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है एक छोटा सा, वैल्यू ऑफ असेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू, क्या स्क्रैप वैल्यू बटे में नंबर ऑफ ईयर, आसान है भाई। अब मेरे को पता नहीं कि ये फॉर्मूले तुम्हारे एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे या नहीं आएंगे, मैं एक बार चेक करूंगा पहले न्यूमेरिकल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तो अगर आपको लगता है, एक बार आप भी चेक कर लेना, अगर आपको लगता है न्यूमेरिकल की आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना भाई भैया न्यूमेरिकल वीडियो बनाओ, बस ये बोल देना भैया न्यूमेरिकल वीडियो बनाओ, मैं आपकी बात सुनूंगा और न्यूमेरिकल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो बस एक बार कमेंट कर देना कि आगे ना समझ के कि भाई न्यूमेरिकल वीडियो बनाओ। और सर इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, आपका आराम से एक पेपर क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप ये मत देखना बार बार कि सिलेबस कैसे चल रहा है या फिर कितना करवाया है मैंने, क्योंकि ये ऊपर नीचे वाले टॉपिक हैं, ठीक है। कुछ आपको टॉपिक ऊपर मिलेंगे, कुछ आपको टॉपिक नीचे मिलेंगे, मेरे पे भरोसा रखो, मैं पूरा करवा दूंगा आपका, ठीक है। अगर आप 6 सेमेस्टर में हो, चाहे वो कौन सा हो, बीए प्रोग्राम या फिर आपका बीकॉम हो, तो फिर आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी हो जाएगी आपका अगर आप ये कर लेते हो तो, ठीक है। हाँ जी, इतना समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे भाई। तो ठीक है, हाँ जी, तो इतना खत्म होता है भाई। तो बात आती है, हाँ जी ये हो गया, अब चालू करते हैं अगला कौन सा गुड्स का टॉपिक आता है। तो भाई यहाँ पे हो गया खत्म, पॉज कर दूं, ठीक है। सो हे गाइस, आई एम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं, नहीं छोटा सा, सो हाँ भाई, तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। नाम क्या था इस पर टॉपिक का, गुड्स। तो आपको बस गुड्स के बारे में सीखना है, बहुत छोटा टॉपिक है और जल्दी से खत्म हो जाएगा। गुड्स आपको पता है वस्तुएं, बेसिकली गुड्स दो तरह के होते हैं, पहला होता है कंज्यूमर गुड्स, क्या होते हैं कंज्यूमर गुड्स, ऐसे गुड्स जिसे कौन यूज करता है, कंज्यूमर, उपभोक्ता वस्तु कहलाते हैं वो वस्तुएं, ठीक है। These are those goods which is used by consumer is known as consumer goods, उपभोक्ता वस्तु, ठीक है। दूसरा गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स, जिसके बारे में आपको पता ही है। प्रोड्यूसर गुड्स कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर, आसान है। तो बेसिकली अगर बात की जाए डिफरेंस, लो जी लिख देता हूं, फिर इसे बोलते हैं उत्पादक वस्तु, ठीक है। तो उपभोक्ता वस्तु कंज्यूमर गुड्स कौन यूज करता है, इसे यूज करता है कंज्यूमर, उपभोक्ता, इसे कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर, उत्पादक, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स क्यों यूज की जाती है, सेटिस्फैक्शन के लिए, किसके लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि हमें क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, आसान है। कंज्यूमर यूज करता है और वो कंज्यूमर किसके लिए काम करता है, सेटिस्फैक्शन के लिए। हाँ, इसे प्रोड्यूसर यूज करता है किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, आसान है, ठीक। तो प्रोड्यूसर गुड्स कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर, किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। अच्छा, प्रोड्यूसर गुड्स के दो पार्ट होते हैं, एक होती है कैपिटल गुड्स, क्या होती है, कैपिटल गुड्स, ठीक है। दूसरी होती है नॉन कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स के कितने पार्ट है, दो पार्ट, कौन सी, कैपिटल गुड्स और दूसरी नॉन कैपिटल गुड्स। इसे बोलते हैं पूंजीगत वस्तु, क्या बोलते हैं इसे, पूंजीगत वस्तु, इसे बोलते हैं गैर पूंजीगत वस्तु या फिर अपूंजीगत वस्तु। भाई मेरी राइटिंग बहुत खराब हो रही है तो ध्यान से, ठीक है। हाँ जी, कैपिटल गुड्स और दूसरा नॉन कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होती है, ऐसी गुड्स जिसकी लाइफ क्या होती है, ज्यादा लंबी होती है, या फिर जिसपे कोस्ट, खर्चा क्या किया जाता है, ज्यादा किया जाता है। और नॉन कैपिटल जिनकी लाइफ क्या होती है, कम। मैं वाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें कोस्ट यानी खर्चा क्या किया जाता है, कम। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो प्रोड्यूसर खरीद के लेके आया क्या चीज, मशीनरी, तो मशीनरी की लाइफ लंबी है, वो लंबे समय तक चलेगी और उस पर खर्चा भी ज्यादा करते हैं। हाँ जी, तो मशीनरी क्या बन गई आपके लिए, कैपिटल गुड्स, आसान है। मशीन क्या है, कैपिटल गुड्स। वहीं पे प्रोड्यूसर एक मार्कर लेके आया, क्या लेके आया, मार्कर। भाई मान लो ऐसा प्रोडक्शन होता है जहां पे रिकॉर्ड रखना होता है उन्हें या फिर निशान लगाना होता है कहीं पे, तो उसको यूज करने के लिए मार्कर लेके आया। वो मार्कर क्या चलेगा, मुश्किल से 1 महीना 2 महीने चलेगा और खराब हो जाएगा वो मार्कर। तो वो क्या है, उसकी लाइफ कम है और उस पर खर्चा भी कम किया गया है, तो वो मार्कर प्रोड्यूसर के लिए क्या बन गया, वो क्या बन गया, नॉन कैपिटल गुड्स। तो ऐसी गुड्स जिसकी लाइफ ज्यादा होती है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, ठीक है,
हाँ जी, तो वो सब क्या होती हैं, और कैपिटल गुड्स, और जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, ये सब क्या होती हैं, नॉन कैपिटल गुड्स। इतना याद आ जाएगा, आसान था ना, बहुत अच्छे। शुरू करते हैं भाई। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स होती हैं 4 तरह की। कितने तरह की? 4। पहली होती है ड्यूरेबल। क्या होती है? ड्यूरेबल, जिसे बोलते हैं टिकाऊ वस्तु। ऐसी वस्तुएं जो लंबे समय तक आपके साथ निभाएंगी, यानी कि 10 साल 20 साल तक आपके साथ चलती हैं, उसे क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। जैसे बिल्डिंग, जैसे क्या बोलते हैं? बिल्डिंग, कार, फर्नीचर, ये सब चीजें क्या है? ड्यूरेबल गुड्स। आसान, ठीक। दूसरा होता है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल, अगर कंज्यूमर यूज करता है तो ये सारी कंज्यूमर गुड्स बन जाती है ना, जो प्रोड्यूसर यूज करता है वो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। हाँ जी, तो इसे बोलते हैं अर्ध टिकाऊ। क्या बोलते हैं इसे? अर्ध टिकाऊ। अर्ध टिकाऊ वस्तु सेमी ड्यूरेबल गुड्स। और सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? ऐसी गुड्स जो 1 या 2 साल चलती है बस, या फिर 1 सीजन 2 सीजन चलती हैं, जैसे क्लॉथ्स, कपड़े, हाँ जी, जैसे जूते, बूट्स, शूज जिसे बोलते हैं। हाँ जी, तो ये सब चीजें क्या चलती हैं? ये सेमी ड्यूरेबल होती हैं, 1-2 साल चलती हैं और उसके बाद खत्म हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अगला आता है सिंगल। बुरा मत मानना भाई, आपको नहीं कह रहा मैं, ठीक है ना, आपको कह रहा दीदी जी, सॉरी बहन जी, वो बहन जी, मतलब समझ जाओ तुम, ठीक है, माफी चाहूंगा उसके लिए। हाँ जी, तो इसे बोलते हैं सिंगल यूज गुड्स। क्या बोलते हैं इसे? सिंगल यूज गुड्स। हिंदी में बोले तो एकल प्रयोग वस्तु। क्या बोलते हैं इसे? एकल प्रयोग वस्तु। बहुत आसान है भाई ये। सिंगल यूज गुड्स क्या होती हैं? ऐसी गुड्स जो सिंगल होती हैं, नहीं, ऐसी गुड्स जो एक बार यूज करते हैं और वो क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। ठीक है, यानी एक बार यूज करो और वो फिनिश। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे खाने की जितनी भी चीजें हैं, जैसे टोमेटो पोटैटो, ठीक है, हाँ जी, जैसे टोमेटो पोटैटो, या फिर क्या बोलते हैं, चावल हो गए, रोटी हो गए, जैसे च्युइंगम हो गई, कोई चॉकलेट हो गई, ठीक है ना। अरे क्या लिख रहा हूँ? CHOCOLATE, चॉकलेट, ठीक है। हाँ जी, तो ये सब चीजें क्या है? सिंगल यूज गुड्स हैं। जैसे च्युइंगम, वो कह रहा है च्युइंगम नहीं भैया, च्युइंगम नहीं है। हम पता है क्या करते हैं? च्युइंगम खाने के बाद च्युइंगम खोलते हैं, उसके अंदर चीनी डालते हैं, फिर वापस से बंद करके दोबारा खा लेते हैं। गजब ही लोग हैं भाई, सॉरी, घटिया जोक दिमाग में आ जाते हैं ना कई बार। तो चालू करता हूँ। हाँ, तो सिंगल यूज गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स होते हैं जो एक बार यूज करते हैं और वो क्या हो जाते हैं? खत्म। ठीक है, लास्ट आती है सर्विसेज। सर्विसेज मतलब सेवाएं। तो सेवाएं क्या है? सेवाएं ज्यादातर कोई गुड्स नहीं है भाई। सर्विसेज क्या है? एक तरीके ऐसे गुड्स हैं। देखो, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स ऐसी चीज होती है जिससे हमें क्या मिले? सेटिस्फेक्शन मिले कंज्यूमर को। प्रोड्यूसर के लिए तो प्रॉफिट के लिए काम करती है ना वो। हाँ, तो कंज्यूमर गुड्स क्या होती है? ऐसी गुड्स जिससे क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन। तो सर्विसेज भी एक तरह की गुड्स हैं, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करती हैं? सेटिस्फेक्शन देती हैं। बस वो दिखाई नहीं देती, अलग बात है। आसान है। हाँ जी, तो सर्विसेज क्या है? ये इनटेंजिबल गुड्स हैं। इनटेंजिबल यानी अदृश्य वस्तुएं। ये ऐसी वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती हैं। तो बस इनके फीचर आप आराम से बता दोगे। ड्यूरेबल, ऐसी गुड्स जो लंबे समय तक चलती है, 10-20 साल तक चलती है, उसे बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है। सेमी ड्यूरेबल जो 1-2 साल तक चलती है और उसके बाद खत्म हो जाएंगी। सिंगल यूज गुड्स जो एक बार यूज करोगे और खत्म। और सर्विसेज क्या होती हैं? जो इनटेंजिबल होती हैं, दिखाई नहीं देती लेकिन सेटिस्फेक्शन देती हैं। ठीक है भाई। हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है आपका गुड्स वाला टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करते हैं भाई आज की वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई है। ठीक है, हाँ जी, बाकी वीडियो करेंगे, बाकी ये कल। ठीक है, तो बाकी मेरे में थक जाओ यार, टाइम नहीं है, बच्चे आगे बैठे हुए हैं तो पढ़ाना भी जा रहा है। ठीक है, तो चालू करेंगे बाकी कल, यानी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस, रियल डिफरेंस, और जो मिसलेनियस कांसेप्ट रह गए होंगे दूसरे चैप्टर के अंदर। बहुत बड़ा यूनिट है भाई दूसरी। ठीक है, तो ये करेंगे बाकी कल। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल। अच्छा, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और जिसने पहले से कर रखा है, सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू है। ठीक है, हाँ जी। और अगर आपने नहीं किया, कोई नहीं, आराम तक कर देना, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, आराम तक कर दिए, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हाँ, बस अगर आप सब्सक्राइब कर देते तो फिर आपको वीडियो रिकमेंड कर देता ना वो लोग, तो बस इस काम आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर दिया आराम से। ठीक है, कोई आफत नहीं आ रही है। और हाँ, एक चीज और भाई, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं, क्या करने हैं? नोट्स परचेज करने हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी नोट्स होंगे इस चैप्टर के, वो बन के रेडी हो चुके होंगे तब तक, जब तक आपको वीडियो मिल रही है। ठीक है, हाँ जी, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप फटाफट से नोट्स परचेज कर सकते हो। जल्दी से जल्दी कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी हो जाए। कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स है, मेरी राइटिंग में नोट्स नहीं है, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। ओ, वहां का दिख नहीं रहा भाई, थोड़ा सा साइड कर देता हूँ ताकि आप उतार पाओ। ठीक है, हाँ बस, चलो फिर।
समझ लिया होगा आपने, बस खत्म। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। टाटा बाय बाय।